नमस्कार विद्यार्थियों, आज पुनः आप सबों को इस ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में स्वागत है। मैं एक वर्ग 10वीं के समकालीन भारत पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 ज्योग्राफी का पाठ 1 संसाधन एवं विकास का दूसरा भाग लेकर के प्रस्तुत मैं गुड्डू सर उपस्थित हूँ। आज हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि इस जो कुछ शेष भाग बचे हुए हैं पिछले दिन के क्लास का, उसका आज पूरा करेंगे। और आज का जो टॉपिक्स हम विशेष रूप से चर्चाएं करेंगे वो होगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, संसाधनों का विकास और संसाधन नियोजन। ये 4 टाइप्स आज इस वीडियो में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। बाकी जो जितने टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट 2 वीडियो में और चलेगा, जिसमें से भू संसाधन और उसका उपयोग और भूमि का निम्नीकरण और उसका संरक्षण एक वीडियो बनाया जाएगा, और एक वीडियो में मृदा और उसके प्रकार और मृदा प्रदन और उसका संरक्षण। इस प्रकार से हमारा पूरी तरह से इस पार्ट 1 का चैप्टर 4 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए जितना जल्द हो सके हम लोग तुरंत अगला इस पाठ का जो बचा हुआ भाग है उससे पूरा करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्वामित्व के आधार पर इससे पहले हम लोग जाकर थे संसाधन के क्या हैं उसके बारे में बताया जा चुका था, संसाधन के प्रकार के बारे में बताया जा चुका था कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं, समाप्यता के आधार पर कौन कौन से हैं। और तीसरा जो टाइप्स था वो है स्वामित्व मालिकाना हक के आधार पर। इस एक्चुअल में इससे भी हम 2 भाग बता चुके थे पिछला वीडियो में, फिर भी आप लोगों को पूरा करना है तो एक साथ समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। तो व्यक्तिगत संसाधन जो बता चुके कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं पृथ्वी पर जिसका मालिकाना अधिकार जो होता है वो किसी एक व्यक्ति का होता है, अर्थात वो विशेष व्यक्ति उस पर अधिकार जमा करके रखता है और उसका उपयोग करता है। तो ऐसे संसाधन हमारे क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। जैसे खेत हैं, जिसमें रैती ज़मीन का नाम सुने होंगे बच्चे, तो वो रैती ज़मीन जो होते हैं, खेत जो होते हैं, वो मालिकाना हक इसका एक व्यक्ति का होता है। किसी का 2 व्हीलर्स गाड़ी, 4 व्हीलर्स गाड़ी या बसें वगैरह है जो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होता है, उसका एक मालिक होता है। घर हो गया, चाहे वो छोटा घर हो, घास फूस का बना हुआ घर हो, झोपड़ी हो, या बड़े बड़े 10 मंजिला मकान क्यों ना हो, तो वो सभी जो होते हैं वो एक किसी खास व्यक्ति का अधिकार में होता है, इसलिए ये सभी जो होंगे वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन, अर्थात पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन हैं हम लोगों के यहाँ जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति नहीं बल्कि समूह में लोग करते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, ये किसी एक का अधिकार नहीं होता है। खेल का मैदान, पार्क, शमशान घाट, चारागाह भूमि, ये सभी हमारे एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, इसमें कई लोगों का अधिकार उसमें रहता है, जिस कारण से वो क्या कहलाते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अर्थात इसका उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं, एक व्यक्ति लोग नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से ये सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। नेक्स्ट है तीसरा जो स्वामित्व के आधार पर है, वो है राष्ट्रीय संसाधन। अब ये राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय मतलब नाम सुनेंगे, राष्ट्र से बना है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय जो है वो पूरे देश का अधिकार होता है। वैसा संसाधन जो पूरा देश का अधिकार जिसमें हो उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अर्थात ऐसे संसाधन रेलवे लाइन हो जाएंगे, नहरें हो जाएंगे, खनिज हो जाएगा, जल हो जाएगा, वन हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि हो सके कि आप जहाँ घर बनाने जा रहे हैं, हो सके कि उसका बुनियाद कुड़ाई करते समय, बुनियाद की जब खुदाई कर रहे थे या कुआं अपने ज़मीन पर आप खुदाई कर रहे थे, तो पता चला कुआं खोदते खोदते क्या निकल गया, खनिज तेल निकल गया, कोयला निकल गया, सोना निकल गया, चांदी निकल गया। अब आपका पर्सनल आप ये सोचने लगिएगा कि हम तो पूरी तरह से अब मालामाल हो गए हैं, कि अब हमारे खेत में क्या निकल गया, सोना चांदी निकल गया तो क्या है, अपने आप में सुखी संपन्न समझने लगिएगा। नहीं, ये राष्ट्रीय संसाधन है। आपके ज़मीन में होते हुए भी यदि वो आपके ज़मीन में है और वहाँ सोना चांदी निकल गया है, खनिज संसाधन, तो उसका अधिकार सरकार अपने अंदर ले लेगा, चाहे वो भारत सरकार हो या देश की राज्य की सरकार हो, वो अपने अंदर ले लेगा उस ज़मीन को, अपने कब्जे में ले लेगा उस ज़मीन को, और ज़मीन को अपने कब्जे में करके उसको राष्ट्रीय संसाधन के रूप में घोषित करेगा। हाँ, बदले में आपको मुआवजा देगा।
जैसे मैं आप लोगों को छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी NH2 हाईवे जब बन रहा था 6 लाइन का, तो वहाँ पे आसपास में बहुत सारे लोगों का रेती ज़मीन, खेत वगैरह जो है सो उस रोड में आ गया। वो तो सरकार के अधीन चला गया ज़मीन, सरकार अपने अंदर ले करके हर हाल में 6 लाइन पास करके उसमें रोड बना दिया, सड़कें बिछा दिया पूरी तरह से, लेकिन बदले में मुआवजा मिला उन लोगों को, व्यक्तिगत लोगों को। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें देश के अंदर जितने भी तरह के संसाधन हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं। इससे अर्थ एक बात पता चलता है, एक सवाल खड़ा होता है, क्या हमारा व्यक्तिगत संसाधन, क्या हमारा सामुदायिक संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन है? बिल्कुल, सभी व्यक्तिगत संसाधन, सभी सामुदायिक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, बशर्ते वही जो आपको बताएं कि अगर आपके व्यक्तिगत संसाधन में खेत में अगर निकल जाता है पेट्रोलियम पदार्थ तो वो राष्ट्रीय बन जाएगा, उसके अधिकार में चला जाएगा, अब आपका अधिकार नहीं रहा। इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसके तहत आपको दिया गया है कि आप इसके अधिकार में रखिए, अपने अधिकार में रखिए इस ज़मीन को, इस घर को। वो व्यक्तिगत आपके नाम पर अभी रखा है, लेकिन वही घर में, वही खेत में जब निकल जाएगा संसाधन प्राकृतिक रूप से, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बन जाएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय संसाधन है। दूसरा एक और राष्ट्रीय संसाधन आता है कि तटीय क्षेत्र, जैसे हमारे देश का समुद्र तटीय क्षेत्र जो देखते हैं, इस समुद्र तटीय क्षेत्र के 12 नॉटिकल मील, ठीक है, 12 नॉटिकल मील, समुद्री मील जिसको कहते हैं, 12 समुद्री मील तक तट से समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील, यानी 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर 1 नॉटिकल मील के बराबर होता है, अर्थात 12 नॉटिकल मील बराबर हो जाएगा लगभग 22.2 किलोमीटर। ये 22.2 किलोमीटर तक अंदर, समुद्र के अंदर, तट से समुद्र के अंदर जहाँ जहाँ क्षेत्र आपका 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत आएगा, अगर इन समुद्र के क्षेत्रों में कहीं पेट्रोलियम है, कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं अन्य तरह के खनिज तेल है, या तो फिर प्राकृतिक गैस हैं, या नमक का उत्पादन जो होता है, अगर इस 12 नॉटिकल मील के अंदर जितने भी समुद्र तट के किनारे वाले हैं खनिज संसाधन, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन के अधिकार क्षेत्र में आता है। और फिर 12 नॉटिकल के बाद के जो संसाधन होंगे वो आपके राष्ट्रीय संसाधन नहीं हैं, उसके बाद भी आएगा। अब थोड़ा सा इसमें अगला चलते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अर्थात इसमें किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ये UNO नाम सुनते होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्व के बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कार्य कर रही है, वो सभी संस्थाओं के द्वारा अगर जो संसाधन का उपयोग किया जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसका मतलब है कि सभी राष्ट्रीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ, लेकिन कुछ एक सीमा होती है और उस सीमाओं के तहत उसको कार्य करना पड़ता है। रही बात कि जैसे अभी यहाँ बताएं 12 इसके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में और आते हैं, जैसे 200 समुद्री मील नॉटिकल मील, 200 समुद्री मील नॉटिकल मील से अधिक दूरी पर से दूर, इस समुद्र तट से 200 समुद्र मील से दूरी पर, नॉटिकल मील से अधिक दूरी पर जो भी संसाधन होंगे वो सभी संसाधन क्या कहलाएंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अब वो एक क्वेश्चन आता है कि सर इसमें जो है 12 समुद्री मील तक है, इसमें 200 नॉटिकल मील से दूर, इससे दूर होना चाहिए, तो फिर बीच का जो कहीं मिलता है कोई संसाधन, तब उसका कौन उपयोग करता होगा? एक सवाल खड़ा होता है कि इसका उपयोग कौन कर सकता है? 12 नॉटिकल मील और ये 200 समुद्री मील के बीच की दूरी जो होगा उसमें कौन संसाधन उपयोग करेगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में अगर क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध है तो वो संसाधन का उपयोग UNO, एक संस्था जो विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में कार्य कर रही है, उसके आदेश से उसके तटीय देश जो इसके नज़दीक का देश होगा वो इसके अनुमति के बगैर इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है।
क्योंकि ये अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, लेकिन ये चाहेगा, जैसे भारत की चाहेगा कि 12 के बाद भी अगर यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहा है, कितना तक 150 समुद्री मील तक अगर मिल रहा है, नॉटिकल मील तक मिल रहा है, तो अगर भारत चाहेगा तो उस 150 समुद्री मील की दूरी पर भी संसाधन का उपयोग कर सकता है, लेकिन इस UNO से अनुमति लेना पड़ेगा। इसके अनुमति के बिना ये कभी भी इस संसाधन का उपयोग नहीं कर सकता है। और वे सभी संसाधन 200 के पार भी और इसके अंदर वाला भी सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है, बशर्ते रही कि उसका उपयोग उसके तटीय देश को ही दे दिया जाता है। UNO अपने अनुमति के दे करके जो है उसको उपयोग करने के लिए। तो इस तरह से ये संसाधन क्या कहलाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर 4 टाइप्स के संसाधन हो गए: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है बच्चे, अब हम लोग देखते हैं अगला जो है वो विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर मतलब किस गति से विकास किया है, विज्ञान कितना धीरे धीरे आगे की ओर डेवलप किया है, प्रौद्योगिकी का विकास कहाँ हुआ है, तकनीक कहाँ तक सुधार किया है, उस आधार पर कितने टाइप्स के संसाधनों के होते हैं और उसका उपयोग कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एक संभावी संसाधन, जिसको संभाव्य भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार, चौथा है संचित कोष। ये संभाव्य संसाधन क्या है आखिर? संभाव्य या संभावी संसाधन क्या है? संभावी संसाधन संभावना से बना हुआ है, अर्थात किसी चीज़ को संभावना करना। जैसे क्या है कि मान के चला जाए कि आपके पास संसाधन है, लेकिन उस संसाधन का उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास प्रौद्योगिकी का अभाव है, तकनीक का अभाव है। तो वो संभाव्य संसाधन, आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम इस संसाधन का उपयोग कर लेंगे आने वाले दिनों में, जब मेरे पास प्रौद्योगिकी हो जाएगा। तो इसका मतलब है विकास आपने अभी तक नहीं किया है, विकास की ओर अग्रसर है। तो वे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में कि राजस्थान और गुजरात के तटीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा का और सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा भंडार है, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। संसाधन होते हुए भी लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? प्रौद्योगिकी की कमी है। तो उसको हम संभावी संसाधन मानते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन जो भी संसाधन है आज जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसकी मात्रा ज्ञात की जा चुकी है, जिसकी गुणवत्ता ज्ञात की जा चुकी है। मात्रा, गुणवत्ता और सर्वेक्षण, ये 3 चीज़ मस्ट है इसमें, विकसित में। अर्थात सर्वेक्षण करने के बाद पता चला कि 10 किलोमीटर एरिया में क्या हुआ कि कोयला निकल रहा है। उस 10 किलोमीटर एरिया को सीज कर लेगा, पता चलाएगा, वैज्ञानिक उसमें सर्च करेगा, ठीक है। सर्च करने के बाद सर्वेक्षण के बाद पता चला कि सचमुच में यहाँ कोयला है, ठीक है। और उस कोयला को क्या किया, पता चला कि नहीं 50 टन चाहे 50 करोड़ टन उस 10 किलोमीटर एरिया में कोयला निकाला जा सकता है। उसकी मात्रा भी पता कर लिया और गुणवत्ता भी पता कर लिया कि किस टाइप का कोयला है, वो अच्छा किस्म का है या नहीं है, एंथ्रासाइड है कि बिटुमिनस है कि लिग्नाइट है कि पीट कोयला है, वो सब पता कर लेगा। गुणवत्ता भी पता चलता है, उसका मात्रा भी पता चलेगा सर्वेक्षण के दौरान में। तब क्या करने लगता है, लोग उसका धीरे धीरे उपयोग करने लगता है। अर्थात जो भी पदार्थ अभी उपयोग हो रहा है संसाधन, वो विकसित संसाधन कहलाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है भंडार। भंडार का नाम से पता चलता है कहीं जमा रख देना है, लेकिन वहाँ जमा नहीं रखना। इसमें भी क्या है, प्रौद्योगिकी का अभाव है, प्रौद्योगिकी के अभी इसमें भी कमी है। कहने का मतलब हुआ कि धरती पर अभी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो भंडार के रूप में जमा है, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण से तकनीकी विकास उतना नहीं डेवलप किया है, जिस कारण से उन सभी भंडार वाले संसाधन का अभी तक उपयोग कर ही नहीं पा रहा है, वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। हाँ, एक चीज़ है कि आने वाले दिनों में कर सकता है, और जहाँ जहाँ इसका तकनीकी का विकास हो रहा है वहाँ कर रहा है लोग, ठीक है। तो वो भंडार की श्रेणी, जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में है कि जल जो है, जिसका सूत्र होता है H2O, वो H2O जो होता है वो 2
पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन पदार्थ से और ऑक्सीजन के पदार्थ से। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O H2+O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो संयोग से यौगिक बना हुआ है जल जो है। लेकिन अगर वो क्या करेगा कि जल को H2 को यानी हाइड्रोजन को अलग करेगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा होगा, अभी ऐसा तकनीक का विकास नहीं हुआ लेकिन ऐसी संभावना है, वो भंडार के रूप में सुरक्षित है। जल बहुत ज़्यादा हमारे धरती पर है और वो सभी जल तो निश्चिंत है, H2O होगा, हाइड्रोजन का अंश निश्चित मिला होगा। एक ऐसा अनुमान है, ऐसा विश्वास है, ऐसा तरह प्रौद्योगिकी खोज कर रहा है कि अभी डेवलप नहीं हुआ है लेकिन खोज कर रहा है कि उस दोनों को अलग करके, ऑक्सीजन को अलग करके, हाइड्रोजन को अलग करके, इस हाइड्रोजन से अपार मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अभी हो नहीं रहा है, ये भंडार के रूप में सुरक्षित है। तो इस प्रकार से इसको भंडार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है संचित कोष। ये संचित कोष इसी भंडार का एक भाग है। भंडार के भाग को ही संचित कोष। हम लोग कड़वी का नाम सुने होंगे, संचित निधि का नाम सुनते हैं। बैंक में पैसा लोग जमा करता है, क्यों जमा करता है बच्चे? आप सब तो जानते होंगे। आज कमाए अगर 100 रुपया तो 50 रुपया बैंक में जमा कर दिया, 50 रुपया रोज़ खाते हैं। तो बैंक में क्यों जमा करते हैं? ताकि वो आने वाले दिनों में कभी हम इसको, जब हमारी ज़रूरत हो, हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल करके अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम उपयोग में ला सकते हैं। वो संचित निधि कहलाता है। उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है, वो संचित कोष कहलाता है। अर्थात वैसे भी संसाधन हमारे धरती पर हैं, लेकिन इस संचित कोष भंडार का एक भाग है। अर्थात यहाँ पर भी विशेष रूप से जान रहा है कि इसका उपयोग हम इस कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके जगह पर दूसरे संसाधन अभी उपयोग करने लायक है, जिस वजह से उन संसाधनों का उपयोग अभी नहीं हो रहा है। भंडार के रूप में जमा है, संचित कोष के रूप में जमा है। जब जरूरत पड़ेगा उस समय उसका उपयोग किया जाएगा। जैसे क्या है कि कांगो नदी का जल, चाहे बांध का जल, चाहे नदी का जल, वो जान रहा है कि जल का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, जल विद्युत ऊर्जा। लेकिन वो जल विद्युत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, लेकिन अभी देख रहा है कि इसके जगह पर जो ऊर्जा स्रोत प्राप्त कर रहे हैं, इस ऊर्जा स्रोत के जगह पर, जल ऊर्जा के जगह पर हम कोल ऊर्जा भी उपयोग कर रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, सौर ऊर्जा पर उपयोग कर रहे हैं, पवन ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं। अनेक प्रकार से ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो निश्चिंत है कि जब अन्य तरह के ऊर्जा स्रोत अगर हमको अभी मिल रहा है, हम क्यों इस चीज़ को, इस संसाधन को खपत करने जाएं। इसलिए इसको संचित कोष के रूप में जमा रखा है, इकट्ठा करके जमा रखा है। तो इसको कहा जाता है संचित कोष। कभी जरूरत पड़ेगा, जब ये समाप्त हो जाएंगे सभी संसाधन, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि इसका उपयोग करना शुरू कर देगा, निकालना शुरू कर देगा यहाँ से संसाधनों को। तो उसको संचित कोष कहा जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण, आज जो था, जितने भी शेष भाग बचे हुए थे पार्ट्स का, इसमें प्रकार जो था वो चारों प्रकार हो गया। नेक्स्ट है संसाधनों का विकास और उसके बाद संसाधन नियोजन। चलिए हम लोग थोड़ा सा संसाधनों के विकास के बारे में जानते हैं। संसाधनों का विकास क्या है? संसाधनों का विकास किसे कहते हैं? तो संसाधनों का विकास जैसे क्या है कि हम लोगों को जिस प्रकार से दैनिक जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है, उस प्रकार से हम लोगों के दैनिक जीवन को गुणवत्तापूर्ण बढ़ाने के लिए, अर्थात हमको बेहतर, अभी जी रहे हैं संसाधन से, लेकिन बेहतर तरीका से जीने के लिए भी क्या चाहिए? हमें संसाधन चाहिए। अच्छा, अर्थात बेहतर ढंग से जीवन व्यतीत करने के लिए भी हमको संसाधन की आवश्यकता होती है। लेकिन उन सभी संसाधनों को बेहतर रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए जो संसाधन की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, हमारे कुछ ऐसे लोग हुए जो लोग सोचा कि ये हमारा संसाधन तो प्राकृतिक उपहार है, जैसा चाहा धन, कुछ लोग क्या कर दिए, बहुत अधिक मात्रा में संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। और जब संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से क्या हुआ कि हमारे पृथ्वी पर कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगी। संसाधनों को दोहन करने से हमारे पृथ्वी पर भूमंडलीय तापन वृद्धि हो गया, ओजोन परत का क्षय होने लगा, पर्यावरण का ह्रास हुआ, संसाधन की कमी हो गई। क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो हुए जो संसाधनों को काफ़ी अधिक मात्रा में उपयोग करने लगे। जो लोग अधिक मात्रा में उपयोग किए
तो समाज हमारे क्या हो गया, इस तरह से दो खंडों में बंट गया। एक संसाधन संपन्न लोग और दूसरा संसाधन विहीन लोग। जो संसाधन संपन्न लोग हुए वो अमीर बन गए और संसाधन विहीन लोग गरीब हो गए। समाज दो खंडों में टुकड़ा में बंट गया। तो इन्हीं सबको, समाज हमारा दो खंडों में ना बटे, संसाधन का ह्रास नहीं हो, पर्यावरण का हानि नहीं हो, ओजोन परत का क्षय नहीं हो, भूमंडलीय तापमान की वृद्धि नहीं हो, इसी उद्देश्य से हम कुछ ऐसे कि इसके बारे में सोचें जिससे क्या हो सके, हम संसाधनों का विकास कर सकें। और ये जरूरी है। अगर ये सभी आज पाबंदी, जिस रफ्तार से आज अगर उपयोग हो रहा है संसाधनों का, दुरुपयोग हो रहा है संसाधनों का, भविष्य में आने वाले दिनों में पृथ्वी पर खतरा पैदा हो जाएगा। हम लोगों को कोशिश होनी चाहिए कि संसाधनों का विकास करें, और संसाधनों को विकास करने के लिए ही सतत पोषणीय विकास आवश्यक है। संसाधन को विकास करने के लिए सबसे पहले सतत पोषणीय विकास जरूरी होता है। और ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि इसका परिभाषा ही ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आई है। बच्चे, विद्यार्थीगण इस पर ध्यान देंगे। सतत पोषणीय विकास, दूसरा VBI है एजेंडा 21। ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत मतलब होता है, सब लोग जानते हैं, कंटिन्यूअस, लगातार। ठीक है। पोषण मतलब होता है भोजन, पोषण से बना है पोषणीय। और विकास करना मतलब तो पहले से जान रहे हैं कि उसको पूर्ति होते रहना, विकास आगे की ओर अग्रसर रहना, बढ़ते रहना। अर्थात पृथ्वी पर ऐसा संसाधन जो मनुष्य उपयोग तो कर रहा है, लेकिन हम लोग को अब इसके बारे में सोचना है, सतत पोषणीय विकास के बारे में। क्या है सतत पोषणीय विकास? कि संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग करना जिससे पर्यावरण की भी हानि नहीं हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन सुरक्षित रह सके, मिल सके, उपयोगी हो सके। ठीक है। और हम भी उपयोग कर सकें। ऐसा नहीं कि बच्चे के आने वाली पीढ़ी के लिए हम बचा के रख रहे हैं और अपने उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी उपयोग करें, उन लोग के लिए भी सुरक्षित रखें और पर्यावरण को भी हानि ना होने दें। ये हमारे सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात इसका शाब्दिक परिभाषा जो होता है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बगैर संसाधनों का उपयोग करना तथा आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन को सुरक्षित रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब नेक्स्ट है रियो सम्मेलन, जिसको प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 ईस्वी में एक ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरो, वही रियो डी जेनेरो में संपन्न होने के कारण से, सम्मेलन आयोजित होने के कारण से ये रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस रियो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य जो था वही ओजोन क्षरण का हानि होना, ओजोन परत की हानि होना, भूमंडलीय तापमान की वृद्धि होना, भूमंडल के तापमान का। नेक्स्ट है पर्यावरण का क्षति होना। इन सभी उद्देश्य से जैव विविधता का ह्रास होना, जलवायु परिवर्तन होना, इन सभी उद्देश्यों को लेकर के लगभग में दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष, लगभग 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने क्या किया, उस सम्मेलन में भाग लिया और एक संकल्प किया कि आज के बाद से हम लोग पूरी तरह से सतत पोषणीय विकास, उसी का देन है सतत पोषणीय विकास, रियो सम्मेलन का ही देन है कि हम लोग सतत पोषणीय विकास का पालन करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे, जो नियम कहेगा उसका फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ एक घोषणा पत्र बनाया गया, लिखित पत्र बनाया गया, और वो लिखित पत्र का नाम था एजेंडा 21। क्योंकि वहाँ जो सम्मेलन हुआ 1992 में, उस दौर में जो चल रहा था वो 20वीं शताब्दी चल रहा था। फिर 2000 के बाद 2000 से क्या हो गया, 21वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ। और इसी 21वीं शताब्दी को लेकर के रियो सम्मेलन में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें साइन किए, हस्ताक्षर किए कि अब जो होगा वो पर्यावरण को क्षति भी नहीं पहुंचाना है, सतत पोषणीय विकास का काम करना है, ओजोन परत का क्षरण भी नहीं होने देना है, जलवायु परिवर्तन भी नहीं होगा, जैव विविधता जो हो रही है अनेक प्रकार से पाए जाते हैं वो रहेगा, ह्रास नहीं होगा। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। साथ ही साथ जो गरीब अमीर जो वर्ग के लोग बटा हुआ था, जो बताएं अभी संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन, संसाधन का ह्रास जो हुआ था
दो समाज, दो वर्गों में जो विभाजित था, वैसे वैसे गरीब लोगों को भी अन्न देना, पूर्ति करना, ये दायित्व उस एजेंडा 21 में पारित किया गया। एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र था जिसमें ये सभी मुद्दा था और उस मुद्दा में सभी राष्ट्राध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए। ये 21वीं शताब्दी से प्रारंभ पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, जिस कारण से इसका एजेंडा 21 नाम रखा गया। दूसरा, एजेंडा क्यों नाम रखा गया? एजेंडा मतलब होता है मुद्दा, कुछ उसमें मुद्दे थे और वही मुद्दा उसमें था कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर कंट्रोल करना, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है उस पर कंट्रोल करना, पर्यावरण की जो हानि हो रही है उस पर रोक लगाना, गरीब अमीर जो वर्ग बटे हुए हैं उस पर जो खाई था उसको पाटने का काम करना। इन सभी मुद्दों को लेकर के एजेंडा 21 पारित किया गया। और ये 21 एजेंडा 21 नहीं था, एजेंडा ये 21 था शताब्दी को लेकर के। रही बात कि इसको हम लोग एक छोटा सा समझने के पार पर, साथ ही साथ इस एजेंडा 21 में सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को ये घोषणा पत्र में साइन करने के साथ ये घोषणा भी कराया गया कि हम अपने स्थानीय स्तर पर भी एजेंडा 21 को लागू करवाएंगे। जो भी है, जिस तरह से राष्ट्र अध्यक्ष लोग आए उसमें जोड़ने का प्रयास किया गया। राष्ट्र अध्यक्ष जो थे वहाँ जो हस्ताक्षर किए थे, अब वो अपना देश आया और इसमें एक नया पारित कर दिया नियम को कि अब हम लोग क्या करेंगे, एजेंडा 21 के साथ में ये शताब्दी था 21, लेकिन अब हम 21 व्यक्ति, जो राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री गया है तो प्रधानमंत्री अपने अन्य मंत्रियों को, 21 मंत्री को इस एजेंडा 21 का शपथ दिलाएगा। अब वो मंत्री अपने नीचे के मंत्रियों को शपथ दिलाएगा, राज्य मंत्री को, राज्य मंत्री पदाधिकारियों को, पदाधिकारियों से जिला लेवल के कलेक्टरों को, 21 को जोड़ने का एक चैनल बन गया, जिससे ये पूरी तरह से हर देश में फैल गया और ये स्थानीय स्तर पर, गांव स्तर तक भी पहुंच गया। और इनका उद्देश्य जो था वो प्रमुख उद्देश्य था पर्यावरण को संतुलन करना, विश्व में जो हो रहे हैं हानियाँ उसे रोकना, जलवायु परिवर्तन को रोकना। ये प्रमुख मुद्दे थे जिसको रियो डी जेनेरो सम्मेलन में पारित किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा संसाधन का विकास संभव हो सकता है, लेकिन संसाधन का विकास तभी होगा जब किताबों में पढ़ने से नहीं, उस चीज़ को दिल में और दिमाग में उतारने से होता है। आप इस चीज़ों का पालन करें, निश्चित रूप से हम संसाधनों का संरक्षण कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संसाधन का नियोजन। नियोजन मतलब एक नाम सुने होंगे बच्चे, हंसने वाली बात नहीं, थोड़ा सा हंसना नहीं है बच्चे, जिसे सुने होंगे नाम कभी सुने, परिवार नियोजन का नाम सुने। तो परिवार नियोजन से ही है संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब होता है कि बंद नहीं कर देना पूरी तरह से, नियोजन का मतलब होता है कंट्रोल करना, कुछ ऐसे शर्तें लागू करना जिससे क्या हो सके। जैसे जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी, सरकार ने परिवार नियोजन का एक नियम अपनाया, उसके लिए वंध्याकरण करवाना पड़ा, ठीक है, या अन्य तरह के कई तरह के दवाइयों का प्रयोग करके जनसंख्या वृद्धि से कम तो रोक लगाया, प्रतिबंध तो लगाया, पूरी तरह से रोक नहीं लगा, कंट्रोल तो किया। तो इस तरह से धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, पहले काफ़ी तीव्र गति से बढ़ती थी, उस पर कंट्रोल हो गया। उसी तरह से संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधन का हम इस तरीक़ा से उपयोग करेंगे, विवेकपूर्ण तरीक़ा से उपयोग करेंगे, जिससे भविष्य में भी हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आज हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। जैसे हम थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा एक उदाहरण मात्र देते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स में 10 सदस्य हैं, आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, आप रोज़ाना 10 लोगों के लिए खाना पकाते हैं, घर के व्यक्ति रोज़ 10 आदमी के लिए खाना पकाते हैं, 10 आदमी के लिए इतना खाना पकाते हैं कि सबको पूरा पेट भर सकें, ठीक है, अर्थात रोज़ाना आप इसके लिए 2 kg का उपयोग करते हैं अनाज का, 10 व्यक्तियों को खिलाने के लिए। अब इस स्थिति में क्या है कि 10 व्यक्ति को खाने के लिए 2 kg अनाज का उत्पादन करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं बनाने में, खाना बनाने में। एक ऐसा होगा कि इसमें कुछ ऐसे परिवार के सोच होते हैं, और हम लोगों का भी सोच होता है परिवार के सदस्यों का, कि जहाँ 10 व्यक्ति है वहाँ 11 व्यक्ति के लिए खाना बनाना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? यही सोचता है कि कहीं खाना घट ना जाए, किसी को कम ना हो जाए, इसलिए एक व्यक्ति का एक्स्ट्रा खाना बनाने लगते हैं।
तो एक्स्ट्रा खाना बना रहे हैं तो इसके जगह पर यदि हमारा 2 केजी के जगह पर 2 केजी हम चावल यूज कर रहे हैं, 11 व्यक्ति का खाना पका रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि पता चल रहा है सबको खाना भी पूर्ति हो जा रहा है 10 व्यक्ति को, और एक व्यक्ति का खाना रोज बच जा रहा है। आप प्रत्येक दिन एक व्यक्ति का खाना बर्बाद कीजिएगा तो हमारा संसाधन नियोजन नहीं है, संसाधन का ह्रास है। संसाधन नियोजन कहाँ आप कर रहे हैं? अगर आप चाहेंगे कि 10 व्यक्ति के जगह पर जहाँ 11 का बना रहे थे वहाँ 9 व्यक्ति का अगर रोज बनाइए आप खाना, तो 9 व्यक्ति ला थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा अगर 10वां व्यक्ति को मिलेगा तो 10वां व्यक्ति भी भूखा नहीं रहेगा। उन 9 का अनाज उस 10वां व्यक्ति को भी पूर्ति हो जाएगा। इस तरह से हम प्रत्येक दिन कितने व्यक्ति का खाना बचा रहे हैं? गलत जवाब। आप एक व्यक्ति नहीं 2 व्यक्ति का खाना प्रत्येक दिन बचा रहे हैं। पहला तो इधर एक दिन व्यक्ति के एक्स्ट्रा बना रहे थे, दूसरा एक व्यक्ति को कम किए, तो प्रत्येक दिन आप 2 व्यक्ति का खाना बचा रहे हैं। ये है संसाधन का नियोजन। विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। सोच समझ करके जितनी ज़रूरत हो उतनी ही उपयोग कीजिए। बिजली का उपयोग करते हैं, बहुत सारे घरों में देखते होंगे कि दिन में भी बिजली ऑन रहता है, बल्ब जलता हुआ रहता है। कोई घर में नहीं है फिर भी पंखा ऑन रहता है, रात में सो रहे हैं फिर भी लाइन ऑन रहता है, बल्ब ऑन रहता है। तो ये सारे पर हम लोगों को नियोजन करना पड़ेगा। यही है संसाधन नियोजन। अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगा कि संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग करना तथा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये वीडियो आज का सेकेंड पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक्स में आगे का क्लास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।